अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इस पर भी बात करेंगे। ये वो सियासी इशूज़ हैं जो वीकेंड पर हमारे सामने आए। पीडीएम हो, हुकूमत और अपोजिशन की आपस की बयानबाजी, और हुकूमत के 3 साल इस पर बड़ी तनकीद हो रही है और वाइट पेपर भी आने वाला है। लेकिन शुरू अफगानिस्तान से करेंगे। पंशेर वो इलाका है जो तालिबान रूल 90s के रूल के दौरान भी शुमाली इत्तेहाद से तालिबान ले नहीं सका था। उस वक्त के जो करिस्मेटिक लीडर थे अहमद शाह मसूद, उन्होंने एक बड़ी रेजिस्टेंस शो की थी वहां पर, और जो शुमाली इत्तेहाद था, शुमाली इत्तेहाद ने चंद इलाके तालिबान को टेक ओवर नहीं करने दिए थे। अब ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी 2 ग्रुप आमने सामने हैं। अमरुल्लाह सालेह की अगर ट्वीट देखें तो उस ट्वीट को देखकर लगता है कि जैसे लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसने कहा तालिबान जो एम्बुश जोन्स में आए हैं अंद्राब वैली में, वो एक पीस में वापस नहीं गए। सलांग हाईवे बंद है और रेजिस्टेंस फोर्सेस इस वक्त अपना काम कर रही हैं। एक तरफ तो यह खबर है, दूसरी तरफ तालिबान की जानिब से यह कहा गया है कि चारों तरफ से जो पंशेर वैली है उसका मुहासरा कर लिया गया है, लेकिन तालिबान फोर्सेस अभी अंदर दाखिल नहीं हुई हैं, लड़ाई शुरू नहीं हुई है। क्या हालात बनने जा रहे हैं? कमाल आलम हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइजर हैं मसूद फाउंडेशन के, बहुत करीब हैं अहमद मसूद जो साहबजादे हैं अहमद शाह मसूद के। कमाल, अस्सलाम वालेकुम। कमाल, थैंक यू अगेन फॉर गिविंग अस टाइम। जाहिर है आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है इस वक्त पंशेर की। एक तरफ अमरुल्लाह सालेह की ट्वीट है जिसमें वो नक्शा ये खींच रहे हैं कि लड़ाई हो गई है या शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि पंशेर में भी अहमद मसूद बातचीत करना चाहते हैं। मसला है कहां पे? आपके ख्याल में इस वक्त हालात कहां पर है? बातचीत बिल्कुल अभी जारी है। अहमद मसूद जंग नहीं चाहते और किसी हालत में भी पिछले 24 घंटों में भी बल्कि 27 घंटों में भी जंग होते होते रुकी है। जंग कोई नहीं चाहता। अमरुल्लाह सालेह जी बिल्कुल आइसोलेटेड बंदा है, उसको पंशेर में कोई सपोर्ट नहीं करता। अमरुल्लाह सालेह ट्विटर पे ही है और ट्विटर पे ही वो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकाइक से बिल्कुल वो दूर है। हाउएवर अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है, खुदा न खास्ता कोई गोली इधर उधर से चल जाती है, फिर आपको पता है कि सिचुएशन बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। लेकिन एज थिंग्स स्टैंड अभी कोई जंग नहीं चाहता, अहमद मसूद जंग नहीं चाहता। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी उस वक्त आपने बताया था कि 6000 के करीब फाइटर हैं, 3000 ट्रेंड फाइटर्स हैं और बाकी दूसरे फाइटर्स हैं। इस वक्त जैसे अहमद मसूद से तालिबान ये कह रहे हैं कि वो बैत कर लें अहमद मसूद तालिबान गवर्नमेंट की, न वे रिकॉग्नाइज करें तालिबान गवर्नमेंट को। क्यों, कहां बात फंसी हुई है? देखिए ये बात पहले भी फंसी थी। आप कह लें कि जब इसके अब्बू बहुत, ये इंपॉर्टेंट बात है करना, इसके अब्बू विदाउट एनी बॉडीगार्ड्स, विदाउट एनी वेपन्स मुल्ला उमर से मिलने गए थे काबुल से बाहर, मैदान शहर में जो बिल्कुल काबुल के बाहर इलाका है। और तब भी यही बातचीत चल रही थी। तालिबान ने इसके अब्बू को कहा था कि आप हमारे लिए बहुत एहतराम के काबिल हैं और आप मुजाहिद हैं, लेकिन आप हमें बैत दे दें। तो इसके अब्बू ने भी तब कहा था हम भी वही इस्लामिक हुकूमत चाहते हैं जो आप चाहते हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, बैठ के बात करें, गन के ज़रिए बात नहीं होगी। उसके बाद जब तालिबान बात नहीं माना, फिर अहमद शाह मसूद काबुल छोड़ गए थे एंड वेंट टू पंशेर। अभी भी वही सिचुएशन है। अहमद की जो बातचीत चल रही है वो यही है कि जो आप इस्लाम चाहते हैं हम भी वो इस्लाम चाहते हैं, इसमें कोई मसला या कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बंदूक के ज़रिए आप नहीं घुस सकते क्योंकि हमारा इलाका फ़र्क है। सो इस पे बातचीत चल रही है। अदरवाइज इख्तिलाफ राय कोई नहीं है। पंशीरियों को भी पता है कि तालिबान ये जंग उस किस्म की जीत चुका है, हुकूमत तालिबान ही बनाएगा। तो रियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट हो रही है, कोई इस पर खींचातानी नहीं हो रही कि हमें ये सीटें दो वो सीटें दो। इसमें सिर्फ बातचीत हो रही है और अभी उलेमा मिल रहे हैं आपस में, पंशीर के उलेमा और तालिबान के उलेमा मिल के एक इस्लामी सतह पर बात कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान का निज़ाम ही इस्लामी है। तो पंशीरी उलेमा और मौलवी भी उनके साथ मिल के बातचीत कर रहे हैं। और ये नई बातचीत नहीं है, ये पिछले 6 महीने से चल रही है। 3 फ़र्क मुल्कों में मिले हैं। तो अल्लाह खैर के ये बातचीत हल हो जाए। कमाल, ये बताइएगा क्या ऑड्स हैं आपके ख्याल में कि अहमद मसूद और तालिबान के दरमियान मामला तय पा जाएंगे? मेरे ख्याल में 50-50 है जी। 50% चांस है कि हो जाएगा, 50% चांस है नहीं होगा। और इसमें जैसे मैंने कहा स्पॉयलर्स भी बहुत हैं, जिसके ऊपर सबसे ऊपर अमरुल्लाह सालेह है।
अमरुल्लाह साले को कुछ मुल्कों का ज़रूर सपोर्ट है, लेकिन पंजशीर में साले को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि साले गनी की तरफ गया था। और ये बहुत ज़रूरी बात है कहना कि गनी से सब नफरत करते थे पंजशीर में। तो जब साले ने गनी के साथ हाथ मिलाया तो साले और गनी, बल्कि अहमद मसूद तालिबान से पहले बात कर ले, साले के बाद में बात करें। सो अगेन आई कम टू दिस कि अमरेला साले तो अलहदा कर ले, आप कह रहे हैं 50-50 चांस है। मुझे लगता है अहमद मसूद की बातें सुन के कि वो कम से कम गिव इन तो नहीं करेंगे, बैत तो नहीं होगी। क्या तालिबान एक कदम पीछे हटेंगे आपके ख्याल में? जी, ये सबसे ज़रूरी सवाल है और मुहिम तरीन मौका है कि तालिबान के आगे हटेगा। ये अभी नहीं पता जी। इसमें पाकिस्तान काफ़ी कोशिश कर रहा है, कतर भी कोशिश कर रहा है तालिबान को समझाने की पंजशीर से रहने दो, क्योंकि देखिए पंजशीर को वैसे भी लेना आसान नहीं है। अगर तालिबान के पास 10 गुना फोर्स भी है, पंजशीर में पहाड़ और माउंटेन पासेस ऐसे हैं कि मुश्किल जंग होगी। इसके बावजूद कि तालिबान बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मिलिट्री वाइज कोई मैच नहीं, लेकिन जोग्राफी वाइज तालिबान के लिए मुश्किल होगी। अभी भी वो 2-3 गांव बगलान में भी हार चुके हैं, शमाल में, और जनूब में भी 1-2 गांव हार चुके हैं। सो इट वोंट बी एन ईजी फाइट। तालिबान के लिए मानना हो सकता है क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र पंजशीर पे और अहमद मसूद के ऊपर है, तो तालिबान नहीं चाहेगा कि जंग ऐसे हो जिसकी वजह से तालिबान की बदनामी हो, बिकॉज अभी तालिबान बहुत कॉन्शियस है कि दुनिया में। हाँ, लेकिन आप तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर पंजशीर कहता है कि हम बैत नहीं करते, कल कोई दूसरा वॉरलॉर्ड कहेगा हम भी नहीं करेंगे, फिर तो ये चेन रिएक्शन है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तालिबान के लिए। यूनिफाई करना मुल्क को मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही है, बिकॉज अभी उज़्बेकिस्तान में भी अब्दुल रशीद दोस्तुम और तनूर बैठे, वो भी अपने प्लान बना रहे हैं। बल्कि इस हफ्ते वो टर्की आ रहे हैं, टर्की में काफ़ी बड़ा इज्तिमा है शमाली लीडरों का। सो काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं, अगर एक बंदा कहेगा बाकी भी कहेंगे। लेकिन बाकी बंद और अहमद मसूद में ये फ़र्क है, बाकी सारे भाग गए, अहमद मसूद इधर है। अहमद मसूद के पास भी मौका था, 2 मुल्कों ने इसको जहाज़ भेजे थे कि काबुल से निकल जाए, लेकिन अहमद मसूद भागा नहीं। दोस्तम भाग गया, तनूर दुम निगाह के भाग गया, ये नहीं भागा। तो ये फ़र्क है कि बाकी लोग भाग गए थे, उनके पास ज़मीन पे कुछ नहीं है। अहमद के पास जो भी टूटे फूटे असला और 3 से 4 हज़ार से 6 हज़ार बंदे हैं, तो वो किया नहीं है। बाकी लोग तो मुल्क से बाहर हैं। But will he be part of that Turkey meet? क्या वो तुर्की जाएंगे इस शुमाली इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के लिए? नहीं, ये नहीं जाएंगे, इनके चाचा जाएंगे। वली मसूद ज़मीन पे ही है, ये बाकी आया था जी, बिल्कुल वली मसूद जाएंगे और इसके 1-2 मामू हैं वो भी जाएंगे, लेकिन ये खुद नहीं जाएगा। ये खुद ज़मीन पे रहेंगे अपने अबू की तरफ। और लड़ाई आपको लगता है लड़ेंगे? अब मुझे लगता है कि बात उसी तरफ जाती नजर आ रही है तालिबान। और एक और चीज आखिरी में बता दीजिए कि क्या वाकई जो तालिबान क्लेम कर रहे हैं कि मुहासरा कर लिया, सराउंड कर लिया पूरा पंजशीर को, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ जी, ये तो दुरुस्त है। ये तो 1 महीने पहले ही आपको याद होगा जब इन्हें बदख्शान लिया था और ताजिकिस्तान को ले लिया था। उसके बाद बगलान प्रोविंस और ताखार जो शमाल में आते हैं वो भी इनके पास है, और नूरिस्तान भी ईस्ट में इनके पास है। तो इन्हें सराउंड कर लिया हुआ है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी वापस ले लिए। सो सराउंड तो हुआ हुआ है जी। इट्स नॉट, तालिबान के लिए उस तरीके से आसानी है कि इनका लॉजिस्टिक्स रूट बंद कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से तालिबान के लिए आसान नहीं होगा अंदर घुसना। बिल्कुल ठीक है, आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया पंजीत। ताज़ा तरीन सूरत हाल जहां इस वक्त हालात काफ़ी नाजुक हैं, तालिबान ने घेराव किया हुआ है पंजशीर को। पंजशीर वाले भी बैक लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा हम आपकी हुकूमत मानते हैं, उधर अपनी तरफ से हुकूमत के लिए लोग भी देने को तैयार हैं, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे बड़े क्रिटिकल हैं कि क्या होगा, किस तरफ जाएगा, क्या एक और सिविल वॉर ब्रेकआउट कर जाएगी। कशीदा सूरत हाल है इस वक्त अफगानिस्तान में, पंजशीर के इलाके में खासकर। कमाल का दोबारा बहुत शुक्रिया। फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा सियासत की तरफ भी आ जाते हैं। कुछ सियासत भी शुरू हुई है पिछले, ये अफगानिस्तान पिछला वीक 10 दिन तो सारे ज़ाहिर है अफगानिस्तान टोटल एक छाया हुआ था खबरों पर, लेकिन अब मियाँ साहब की साहबजादी की शादी हो, उस पर बहस शुरू हो गई ऑनलाइन। पीडीएम का इजलास हो गया, पीडीएम के इजलास के ऊपर उन्होंने कुछ कह दिया। क्या देख रहे हैं आप? पीडीएम अब इलेक्टोरल अलायंस तो बनने जा रहा है,
लेकिन ये 3 साल की कारकर्दगी आपकी कितना बड़ा आपके ख्याल में फेवर में जाएगी या अगेंस्ट जाएगी, ये जो भी अब अलायंस बनेगा और जल्द से जुलूस होंगे? देखें, बात ये है कि कौन सी पीडीएम पार्लियामेंट या पीडीएम जलाओ घराओ जलसा जुलूस, या पीडीएम जो है वो इस्तीफ़ों में नाकामी, या पीडीएम अदम एतमाद में नाकामी, या पीडीएम के नाकाम जो है वो जलसे जुलूस, या वो पीडीएम जो पीपल्स पार्टी एएनपी के बगैर वाली पीडीएम है, ये कौन सी पीडीएम है? इस पीडीएम का तो शरादा बिखरा हुआ है। ये पीडीएम में कोई यूनिटी कोई आपकी बात वैसे में दुरुस्त है फारूक साहब, लेकिन इस पीडीएम लेकिन 2013 से 2016-17 तक आ जाए इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स देखें, हर फ्रंट पे नाकाम हुए, धरना फ्रंट पे नाकाम हुए, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में नाकाम, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया वगैरह वगैरह। 2016 पैनामा। सो ये मत कहे कि किसी को आप राइट ऑफ पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते हैं। चलें, वो आपकी बात जो हमारी जो आप स्ट्रगल की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो 11 गरम मसाले शामिल नहीं थे। उसके अंदर जो है वो आपस की लड़ाई झगड़े या एक बात कह के उससे पीछे हटने वाला काम नहीं था। अगर हमने धरना दिया 126 दिन का, मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा वाला काम, पीछे तो हटे ना। चले, वो 126 दिन का जो हमारा धरना था उसमें हमने उसको कंक्लूड किया, एक कमीशन की फॉर्म में को फाइंडिंग्स उसकी सामने आई। जो पनामा केस के दौरान हमारी स्ट्रगल थी वो हमारी करप्शन के खिलाफ थी, और इस स्ट्रगल का उसका फर्क है, ये सिर्फ जाती मुफाद के लिए है, एनआरओ के लिए है, जो हुआ शादी के लिए, ये इससे कोई इसका ताल्लुक नहीं। लंदन में जो हुआ, मैं जरा तहरीक इंसाफ का व्यू देखना चाहता हूँ। जुनैद सफदर की शादी थी, उसके बाद जो एहतजाज हुआ, व्हाट इज योर व्यू? देखें, जुनैद सफदर की अगर शादी थी तो वहाँ पर लोगों का उनका अपना लॉ ऑफ लैंड है, उसको जो है वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए। और वहाँ पर लोग अगर अपना राइट ऑफ प्रोटेस्ट पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, पहले भी करते रहे, पहली बार तो नहीं किया किसी ने, और अगर किसी ने किया है तो वो भी उसका राइट है, उसके राइट को आप कैसे रोक सकते हैं? और अगर मियाँ साहब जिस हालत में नहीं, मेरी पता और क्या करें पाकिस्तानी कि एक सजा याफ्ता अदालतें उन्हें बाहर बुला रही हैं, वो वहाँ पर मौजूद है और वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, तो वो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट भी ना करें, वो लोग अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर्ड ना करवाएं, ये तो नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं कि मैं तो प्रोटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ना, पर लेकिन एक चीज होती है प्रोटेस्ट, एक चीज होता है आपका क्या ख्याल है, वो ठीक है या गलत? मैं तो पूछ रहा हूं। नहीं, तो प्रोटेस्ट तो लोगों का राइट है, राइट है, सो राइट एक्सेस प्रोटेस्ट से आप कैसे रोक सकते हैं किसी को? तलाल साहब, प्रोटेस्ट किया, राइट है उनका, प्रोटेस्ट उन्होंने एक्सरसाइज किया अपना डेमोक्रेटिक राइट। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। प्रोटेस्ट और ये जो जिस हद तक ये चीज़ें जा रही हैं इसमें फ़र्क होना चाहिए। और ये अगर पीटीआई ने जो किया है, कल इसका मतलब है गमी और खुशी पर यहाँ भी खड़े होकर लोग एहतजाज किया करेंगे। ये गली मोहल्ले तक ये काम जाएगा। और ये कह देना और कि नहीं जी उन्होंने बड़ा ठीक किया है, तो कल मैं भी किसी की बहन बेटी की शादी पर बाहर खड़ा होकर मैं कहूंगा कि भी मैं भी कोई एहतजाज कर लूंगा, या किसी के जनाजे पे खड़े होकर उसके करैक्टर पर इल्जाम लगाना, ये तो बड़ा आसान काम है। इन लोगों ने जो एक पॉलिटिकल फैब्रिक था पाकिस्तान की सियासत का, उसकी तबाही तू गले से पकड़ के खींचूंगा, ओए गाली, और उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और अब उसकी एक अगली हद तक जा रहे। कल जो कुछ वहां पर मुस्लिम लीग नून ने किया, आइंदा आने वाले दिनों में वो ही होगा अगर ये इखलाक से गिरा हुआ कोई भी एहतजाज करेंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, ओए इन्होंने किया है, ओए नवाज शरीफ याद है आपको? जरदारी साहब 2009-10, नवाब शाह घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा, लटकाऊंगा, ये मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि या तो आपकी सियासत का रिकलेक्शन शायद 2014 से शुरू होता है या मेरा कुछ ज्यादा पीछे चला जाता है। हमारी सियासत तो हमेशा से ये रही है, ये कोई नई सियासत तो है नहीं। ये तो डिपेंड करता है कौन किसके खिलाफ किस हद तक जाना चाहता है। जरदारी तुम अकेले इस मुल्क के वो नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम्हें मैं ये कर दूंगा, वो कर, ये तो चलता रहा है पाकिस्तान 90s 2008 के बाद। जहां पर गलतियां हुई हैं, अगर मेरे से हुई हैं तो मुझे आप गलत कहें, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि हम बीमार हो तो हमें मरना पड़ता है ये बताने के लिए बेगम कुलसूम नवाज को कि वो बीमार हैं, या नवाज शरीफ बीमार हो उसके जब तक आप अपने डॉक्टर और डॉक्टरों को एजेंसियां उठाकर यह तस्दीक ना कर लें कि वो बिल्कुल मरने के करीब है, आप उसको मेडिकल कोई इमदाद नहीं देते। यानी आप लेकिन यहाँ पर ये भी होता ना तलाल साहब, मेडिकल इमदाद देते भी हैं, लेकिन बाद में वो ठीक ठाक हालत में शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, पोलो भी देख रहे हैं, तो ये भी तो दूसरी साइड है ना सर। कंप्लीट कर लेने देना।
मुझे कंप्लीट कर लेने देना। आप बिल्कुल ठीक, आप जो जहां मेरी गलती बताइए, लेकिन अब एहतजाज जो है वो हुआ करेगा माओ बहनों और बेटियों की शादियों पर और जनाजों पर। ये भी करके देख लेते, एक मिनट, ये भी करके देख लेते। एक क्या नहीं हमने भुगता, हमने मंशियात, गद्दारी, एहतसाब और उसके बाद इनकी बदतमीजियां, हमारे घरों पर हमले हुए हैं, हमारे मुंहों पर स्याही उंडेली गई, जूतियां फेंकी गई, गोलियां मारी गई, घरों का घेराव हुआ, हमें तौहीने रिसालत गद्दारी के मुजरम बनाया। अब रह गई हमारी बेटियों की शादियां और बेटों की, वो भी भुगत लेते हैं मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह का मुंह होगा वैसे चपेट आएगी, ये मैं आपको बता दूं। जो कल हुआ है लंदन में, ये पाकिस्तान में उसका रिप्ले होगा। इन्होंने करना है, जब मर्जी कर ले। 100 बिस्मिल्लाह। ये कह रहे हैं जो उनका व्यू किसी हद तक कि घरों में मत जाएं, प्रोटेस्ट से कोई नहीं रोकता। मैं देख रहा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लास्ट वीक 10 दिन पहले एहतजाज था, बड़ा एहतजाज था। देखें बुनियादी तौर के ऊपर क्या सिग्नेचर्स की मुहिम चल रही है, होना चाहिए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। देखिए बुनियादी तौर पे ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल जाके किसी जगह के ऊपर एहतजाज करता है, ये कोई ऑर्गेनाइज एहतजाज तो था नहीं कि जहां पर आपके किसी पार्टी ने कोई कॉल दी हुई थी जनाब आपने जाके इस जगह के ऊपर एहतजाज करना है। दूसरा ये है कि ये इनकी शादियां भी लंदन में ही होती हैं, सिर्फ इक़्तिदार ही पाकिस्तान के अंदर होना है। अब कैप्टन ये जो मरियम साहिबा के जो साहबजादे हैं, इनके ऊपर जुनेद के ऊपर कौन सी पाबंदी है, इनके ऊपर कौन सा केस बना हुआ है जिसकी ये कहें जी प्ली लेके जी हम नहीं आते। पाकिस्तान में भी शादी ये हो सकती थी। दूसरा बुनियादी मसला ये है कि हमें अखलाकियात के दर्स ना दें। अखलाकियात के दर्स देने वालों ने मॉडल टाउन के अंदर क्या किया था, इन्होंने इस मुल्क के अंदर किस किस्म की सियासत की हुई है, किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की हुई है ख़वातीन के बारे में, किस किस्म की मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल होती रही है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा ये कहें कि जनाब हम जो है वो भूल जाते हैं अपनी चीज़ें, ये कह के कि याद माजी है यार अब अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, वो चीज़ें नहीं हट सकती। दूसरा ये है कि घरों पे हमलों की बातें करते हैं। शाह महमूद कुरैशी के घर पे हमला करवाया लॉन्ग मार्च के दौरान। गुजरांवाला से हमारा लॉन्ग मार्च चल रहा था, ये बिल्लू बट, ये गुल्लू बट, ये पोमी बट, ये जितनी भी सारी गुल्लू कुरैशियाँ हैं ये इनकी मुतारफ कराई हुई हैं। ये उसकी सरपरस्ती करते हैं, ये उसकी आशीर्वादी करते हैं और फिर खुलेआम आके कहते हैं कि नहीं जी हम किसी इंडिविजुअल के एक्शन के ऊपर आकर जनाब हम उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी वो काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई लाकानूनियत वो भी गलत, जो बिल्लू किसी किस्म की कोई लाकानूनियत नहीं है। और ये भी सुन लें बिल्लू जो भी है सर, सुन लेना, अगर कोई इस भूल में बैठा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई लाकानूनियत है, या आप जो नैब इदारे में जाएंगे तो वहां पथराव करके आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहां हमले करके आ जाएंगे, या आप जो है वो जजेस के बारे में कहेंगे तो आपको तौहीन अदालत अगर आप पर लग रही है तो उसके ऊपर भी आज आप नाराज हुए बैठे हैं। तो भाई हमने कहा था कि आप करें, आप अपनी हद के अंदर रह के बात करते, आपने वो बातें की हैं। आज आप हमें उस हवाले से इशारा कर रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मसला क्या है इनका? मसला ये है कि कानून की खिलाफ वर्जी करें तो ये करें, आइन की खिलाफ वर्जी करें तो ये करें। 8 हफ्तों की इनको बेल मिली थी इलाज करवाने के लिए, आज 8 हफ्तों की बेल 2 साल के ऊपर हो गई है। और वहां पर आप हाइड पार्क में वॉक भी करें, पिज़्ज़े भी खाएं, काफियां भी पिए, पोलो मैच भी देखें, शादियां भी अटेंड करें, दूसरी तरफ आप बीमारी का बहाना भी करें। ये तलाल साहब ये ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा कि वापस ना आने की एक वजह ये बताइए, दे दे अगले दिन मुल्क में वापस आ जाए। कह लें, बल इसमें ये कहेगा जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी मियां साहब वापस क्यों नहीं आ रहे, उन्होंने कहा पब्लिक जगह पे एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते। शादी में जिसमें तकरीबन 100, मैंने जो लिस्ट देखी है 100 गेस्ट की शादी में भी तो गए। लेकिन वो डॉक्टर लॉरेंस ने जुबैर गुल के बारे में कहा था, नवाज शरीफ के बारे में नहीं कहा जो रिपोर्ट जमा कराई। अपना काशिफ साहब मुझे ये बताएं कि ये बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कासम सलमान और जो टेरियान है इनकी बेटी वो चीचों की मलिया में पढ़ रहे हैं। वो कहां पढ़ रहे हैं? उनकी जब शादियां होंगी वो किसके घर पल बढ़ रहे हैं, फिर मैं भी एहतजाज कर सकता हूं। तो अपने गले में झांके, नहीं तो मैं आपको बता दूं पहले एहतजाज कर चुके हैं। पाकपतन से लेके रेहाम खान की किताब तक बड़ा कुछ है। और ये कह देना अजीब बात है, शादियां इनकी वहां होती हैं, आप हमें लगते हैं शादियों के। मैं शादी करूं लंदन में, मैं जद्दे में करूं, मैं मक्का में करूं, मैं पाकिस्तान में करूं, आपको शादियों पे भी प्रॉब्लम है। कमाल बात है।
यानी कासम टेरियान और जो सलमान है मुझे उसका हिसाब दे। वो इस मुल्क के सरबराह के बच्चे हैं। मैं सवाल कर सकता हूं वो किसके पैसे पे पढ़ रहे हैं, वो अपनी वालदा के पास रहते हैं, उनका खर्चा कौन देता है, वो किसके साथ रहते हैं, उन्होंने मुस्तकबिल में पाकिस्तान शादी करनी है कि अमेरिका करनी है, मुझे आप लोगों ने पूरा मुल्क लूट के खा गए, वहां पर हराम के पैसे के ऊपर याशियां कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, यही आपसे पूछ रहे हैं लोग वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी। ये किसी से ढकी हुई चीज है, क्या बातें करते हैं। आज हमें अखलाकियात के ऊपर दर्स वो दे रहा है बंदा जो रात 1 बजे उसके बाद आप बता रहे हैं पकड़ा गया था, वो आज हमें अखलाकियात के ऊपर दर्स दे रहा है। नहीं, और दर्स मुझे दे रहे हैं वो जो टेरियान के बारे में फैसला टेरियान के बारे में फैसला आ गया, तो उनको बता दे क्या फैसला आ गया, सबक दे रहे हैं आपको तो नाम नहीं क्या देखे मेरी बात सुने, आपको याद होंगे क्या बातें आप कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हम नहीं करते, क्या फैसला, फिर हम कहते हैं हम एक सेकंड रुक जाए सर, एक सेकंड, सारों ने अपने अपनी भड़ास निकाल ली है, मैं एक ब्रेक लेने लगूं। देखिए लेकिन ये हम हैं और ये हमारी सियासत। अनफॉर्चुनेटली हम जितना मर्जी कह लें जी जिसने गंदा किया, जिसको मौका मिलता है, हम सारे एक ही काम करना चाहते हैं कि किसी तरह सियासत को उस लेवल पर ले जाएं जहां पर एक मजाक ही बनता है इस पॉलिटिक्स का। खैर कोशिश करते हैं अगले सेगमेंट में तो थोड़ा मुझे अब ये 3 साल कारकर्दगी की बात कर लेते हैं और जो पीडीएम है, पीडीएम की बात कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम मैं जरा तलाल साहब से शुरू कर लेता हूं। तलाल साहब, पीडीएम की एक और मीटिंग भी हुई है, चंद चीजें उन्होंने अनाउंस भी की, चार्टर की तायद की 20 सितंबर के, जलसे जुलूसों का शेड्यूल। अब जलसे जुलूस करके क्या अचीव करना चाह रही है पीडीएम? में हुकूमत को गिराना भी अब आपका एजेंडा नहीं है। सबसे बड़े जी काशिफ साहब, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो तो, और यकीनन हमारा केस तो ये लोगों ने ही जो उसके बाद फैसला करना है, वो इलेक्शन कल हो या इलेक्शन 2023 में हो, वो तो उन्होंने फैसला करना है। लेकिन बार बार हम देखें ना, ये कैसी खूबसूरती के साथ सारा दिन प्रोग्राम चलते हैं। शादी पर आ गया जी नून लीग और उनमें से शीन निकल रही है जी, पीडीएम नाकाम हो गई है जी, पीडीएम नाकाम हो गई जी, नून में से शीन मीम काफ क्या निकलना है क्या नहीं निकलना। सर ये हम नहीं कहते तलाल साहब, एक सेकंड हमें ना कहें। जब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, सुन ले, जब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, राणा तनवीर साहब कहते हैं, अयाज सादिक साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ खुद कहते हैं, उन कहते हैं मेरा व्यू डिफरेंट है, वो कहते हैं हाँ जी 2 बयानी उसका फैसला करें। ये बहस तो आप खुद छेड़ते हैं, जो अंदर की बातें वो अंदर रखा करें, जब आप उसको पब्लिक में आगे बोलते हैं तो फिर बहस तो होती है उन चीजों पर। काशिफ साहब गुजारिश सुन लेना जी, मैं कहता हूं सारा कुछ ठीक हो गया ना जी। मुझे ये देखे ना, मेरा सवाल क्या है, आटा 30 का जो है वो 80 का है, चीनी 50 की जो है वो 125 की है, पेट्रोल गैस रोज बढ़ रहे हैं। और मुझे ये बताइए, वो जो ये जो तेल और ये जो घी है वो 150 से 350 का है। अब मैं घी लगा के खाऊं या मैं कहूं मेरा वजीर आजम हैंडसम है, या मैं आटा लूं चीनी लूं, या मैं कहूं एब्सोल्युटली नॉट है। मेरा मतलब देखिए ना, आम आदमी के इश्यूज, डॉलर कहां जा रहा है आज, मुझे बताएं करंट अकाउंट डेफिसिट आज बढ़ क्यों रहा है? जरा मुझे इन सवालों का, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी, आज 70,000 लोग हमारे शहीद हुए, सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा हमारे लिए बंद है। वो कहते बड़े हो ना पाकिस्तान वाले, कश्मीर का केस हम पहले हार चुके हैं, वो सबज पासपोर्ट की इज्जत तो दूर की बात, रेड लिस्ट से हम निकाल नहीं पाए अपने मुल्क को। तो मेरा मतलब केस तो ये है ना जी, आम लोगों की भी तो बात करनी है ना जी। रोजाना मेरा मतलब कैसा खूबसूरती से, मेरा मतलब ना गवर्नेंस अच्छी है, ना इकोनॉमी अच्छी है, ना फॉरेन अफेयर्स में कोई कामयाबी है, उसके बावजूद सारे का सारा बड़ी खूबसूरती से शादी, नून में से शीन निकल रही है, पीडीएम नाकाम हो गई। भाई मेरी नाकामी से हुकूमत की कामयाबी तो नहीं है। क्या हुकूमत ने 50 लाख घर दे दिए, करोड़ नौकरियां दे दी, चीजें सस्ती हो गई हैं, लाइनें लगी चीनी और आटे के लिए नहीं लगती, क्या महंगाई खत्म हो गई है, क्या पाकिस्तान में कश्मीर का केस जीत लिया दुनिया में? ये सवाल है, ये अपनी कामयाबी का जवाब दें। ये ये सारा दिन कहते हैं हम तो नाकाम हो गए, पीडीएम वो कहते हैं हम तो नाकाम हो गए। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो महंगाई है, जिसको आप लोग वैसे तो एक लाइन में मान लेते हैं हाँ जी महंगाई है, लेकिन आम आदमी इससे एक जुमले से खुश नहीं है। वो कहता है इसका कुछ करें। वो 3 साल में भी कुछ हुआ नहीं कि जो कीमतें आज हैं इन चीजों की, ये अगर आप ये मानते हैं फर्स्ट लीग की महंगाई है तो पहले तो 3 साल की कारकर्दगी, आपके आखिरी सवाल पूछो, 3 साल की कारकर्दगी रिवॉल्व्स अराउंड इन्फ्लेशन,
महंगाई के गिर्द घूमती है जब भी आपकी 3 साल की कारकर्दगी की बात देखें, पहली बात तो ये है कि अच्छी बात है कि इन्होंने भी लफ्ज़ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सीख लिया है, क्योंकि जब 19 अरब डॉलर के ऊपर जा रहा था उस वक्त तो इनको लग रहा था कि शायद ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, और इसके उस वक्त आपको लग रहा था बहुत बुरी है और आज आप कहेंगे कि बहुत अच्छी है। इसके ऊपर तो इनको जो है वो कोई इनाम मिलना चाहिए, इनको ये लगता था। अच्छी बात है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इन्हें पता चला कि ये अच्छा नहीं होता मुल्क से जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरी बुनियादी चीज़ क्या है, मैं ज़रा क्विकली कंपैरिजन आपके सामने रख देता हूँ। ये आज बात करते हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, फूड प्राइसेस के हवाले से। आप रिकॉर्ड निकालें बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर से 2013 से 2018 तक आलमी सतह के ऊपर खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, पाम ऑयल के ऊपर, दालों के ऊपर जो हम 70% इम्पोर्ट करते हैं, पाम ऑयल सारा हम खुर्दनी तेल इम्पोर्ट करते हैं, उसकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। 40% महंगाई के अंदर इजाफा हुआ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। 124% घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज दुहाई तो इस चीज़ की है कि इस मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर से फूड सिक्योरिटी पे फोकस क्यों नहीं किया गया। 30 साल के ऊपर काम ही नहीं किया, आज हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के ऊपर। नहीं, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होता था, आप कहते थे। नहीं, पेट्रोल की तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है ना कि पेट्रोल तो एक आप तो उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं, उस पे दो चीजें हैं ना, उस पे चीजें ये हैं कि आप उस पे टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। इस टाइम हुकूमत पेट्रोलियम लेवी नहीं ले रही पेट्रोल के ऊपर, ये लेते थे। इस तरीके से हमने सेल टैक्स भी कम किया। अगर वो तमाम चीजें जितनी ये ले रहे थे परसेंटेज पे ऐड कर दें तो आज पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिल रहा हो। आज भी पूरे खित्ते में पाकिस्तान सस्ता है उस हवाले से। महंगाई का वो इम्पैक्ट जो आलमी सतह पे आया हुआ है वो पाकिस्तान में हमने नहीं आने दिया। फिर आप ये बताएं, 60% आपकी रूरल इकानमी है, किस तरह आप चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं। आज ये चीनी की बात कर रहे हैं, गन्ने का वो किसान जिसको एहतजाज करके पैसे लेने पड़ते थे, आज भी रमज़ान शुगर मिल ने चंडोड़ में किसान के पैसे देने हैं। आज शुगर मिलों ने गन्ने वालों को 300 रुपया जाके मन घर से गन्ना उठा के कैश पेमेंट दी है। 100 अरब उनको इजाफी गया, 500 अरब रुपया गंदम के किसान की जेब में इजाफी गया, 1100 अरब रुपया इजाफी किसान की जेब में गया है। किसान खुशहाल हुआ है। वो 60% रूरल इकोनॉमी की बेहतरी आपको नजर नहीं आती। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी के अंदर से जेब से निकल रहा है तो किसान की जेब में जा रहा है। एक मिनट सुन ले जरा। आज जो बिजनेस कॉन्फिडेंस आया है वो 59% आया है, जो लेटेस्ट सर्वे है। आज आपकी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई 31 अरब डॉलर के ऊपर, ये 24 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गए थे। करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर पे था, आज हमने सरप्लस रखने के बाद आज सिर्फ 1.5 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 4% के ऊपर ग्रो कर रही है। टैक्स कलेक्शन हमने 4732 अरब की, 5800 का हमने टारगेट रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमने मुल्क की मैशियत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को 14% के ऊपर हम ले गए हैं। हेल्थ कार्ड हम दे रहे हैं। कह रहे हैं आपने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं हम सब अच्छा कर रहे हैं। नहीं, हेल्थ कार्ड 30 सेकंड दे दें। हेल्थ कार्ड हम दे रहे हैं गरीब आदमी को 10 लाख रुपए इलाज के लिए, उसको छत हम दे रहे हैं जिसको इन्होंने किरायों के ऊपर रहने पे मजबूर किया। आज 30 लाख गरीब लोगों तक महदूद वसाइल वालों के पास हम पहुंच रहे हैं, उनके दरवाजे पे 5 लाख रुपए उनको बिला सूद दे रहे हैं कि अपने पांव पे खड़े हो जाओ, कारोबार अपने शुरू करो। अगर आज इंडस्ट्री लग रही है, फैसलाबाद की पावर लूम बंद थी, टेक्सटाइल बंद थी, आज उनकी जो है वो रिकॉर्ड एक्सपेंशन हो रही है, रिकॉर्ड ऑर्डर्स उनके पास मौजूद है, रिकॉर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। कोविड जिसने दुनिया में तबाही मचा दी, कोविड के दौरान हमने बेहतरीन परफॉर्म किया। इंडिया नेगेटिव में चला गया, बर्तानिया नेगेटिव में चला गया, हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। क्योंकि इनको नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनको सिर्फ एनआरओ चाहिए, इनको जो है वो सिर्फ चाहिए कि इनको एक और एनओसी दो और ये सारे मुल्क से बाहर चले जाएं और वहां बैठ के जो है मुल्क के कानून को जो है वो मजाक उड़ाते रहे, उसके ऊपर मुस्कुराते रहे। ठीक, हमारी तरजीहात वो कह रहे हैं सब गलत है, आप कह रहे हैं सब अच्छा है। दिस इज सर देखिए मेरी बात सुने अब जरा सा। मैं क्योंकि ये बहस तो नेवर एंडिंग बहस है। आप जाहिर है आपने जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आती हैं इस हुकूमत में आपने गिनवा दी, ये सारों को डिफेंड करेंगे, एक नेवर एंडिंग बहस है। मैं इसीलिए मैं अपने पहले सवाल पर दोबारा आता हूं कि ज़ाहिर है पीडीएम एक बड़ा इफेक्टिव टूल था ऑपोजिशन का, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने का, और उसमें हुकूमत गिराने की बात हुई। जो पहला एलामिया आया हुकूमत गिरानी है, सारे इकट्ठे हुए उस पर। अब वो हुकूमत गिराने का नारा पीछे हो गया। अब मैं सिर्फ ये सवाल जानना चाह रहा हूं, जलसे जुलूस से क्या इलेक्शन की तैयारी है ये जलसे जुलूस तलाल साहब? देखिए, एक तो बिल्कुल अर्ली इलेक्शन जो है वो इस मुल्क में बिल्कुल हो सकते हैं और वो आइन में भी गुंजाइश है, वो प्रेशर में आके भी हो सकते हैं, वो इमरान खान साहब बहानाबाजी भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस बच्चे ने स्कूल का काम ना किया हो वो इसी तरह का कोई बहाना करता है जी कि मैं बीमार हो गया था, मैं फलां हो गया था, मुझे तादियों ने तंग कर दिया, मुझे ये हो गया, मैं काम नहीं कर सका। तो अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं।
दूसरी बात मुझे ये सिर्फ समझा दें, यानी तुम ये कह रहे हो PDM पीडीएम की उम्मीद इमरान खान की बीमारी है, या शुक्र आज आपने एलाइज का जिक्र नहीं किया क्योंकि लाइव फिलहाल ठंडे बैठे ने। हुकूमत तो नहीं ना गिरा सके। नहीं मैं आपसे अर्ज करता हूं ना, देखे ना पीडीएम की, देखे ना क्या हुकूमत कामयाब है या नाकाम है। अगर हुकूमत नाकाम है तो यकीनन अपोजिशन ही कामयाब होगी। मुझे हुकूमत की कामयाबी गवर्नेंस का, मैं मीनारे पाकिस्तान से शुरू होकर मैं साहिबाल के वाक़े तक चला जाता हूं, मैं उसके बाद महंगाई इकोनॉमी पे आ जाता हूं, आटा चीनी से लेके घी तक हर चीज पे आ जाता हूं, मैं फॉरेन पॉलिसी पर अफगानिस्तान से कश्मीर तक आ जाता हूं। बस कहां काम, देखे कमाल की बात है। मैं ये वजीर साहब को ना ये मैं भेजने लगा हूं, आपको मैं अभी व्हाट्सअप करता हूं, इनको भी दिखाएं, कौम को भी दिखाएं कि दुनिया में महंगाई नहीं, मैं आपको हमसाया मुल्क भेज देता हूं जहां महंगाई कम है हमसे और कई दर्जे कम है, और कह देते हैं जी रीजन में बड़ी पेट्रोल प्राइस कम है। रीजन में पर कैपिटा इनकम हमसे कहीं ज्यादा है, रीजन में जीडीपी ज्यादा है, रीजन में महंगाई इतनी नहीं हुई। ये रीजन में जो गुल खिलाया गया है, वो ये जो कठपुतली बिठाई है, ये उससे गुल खिला है। ये इकोनॉमी इतनी कमजोर नहीं थी, ये पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं था कि ना बाइडन फोन उठाए ना मोदी फोन उठाए। ये पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं था कि कश्मीर भी बिक जाए और अफगानिस्तान पे सिक्योरिटी काउंसिल के दरवाजे भी बंद हो जाए। सो पाकिस्तान 3 साल में कमजोर हुआ है, यकीनन अपोजिशन ही कामयाब होगी जो भी वक्त आएगा। क्विक रिस्पॉन्स मुझे। देखिए बात यह है, अपोजिशन ने क्या कामयाब होना, अपोजिशन तो एक दूसरे की अपोजिशन बनी हुई है। मसला क्या है? मसला यह है कि मोदी फोन ना उठाए। वो भाई हम मोदी का कौन सा तरले मिनते कर रहे हैं कि हमारा फोन उठाओ मोदी ने, या अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। आज पाकिस्तान की तरफ दुनिया देख रही है अमन के हवाले से, वहां पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए। आपकी तो पर्चियां गुम जाया करती थी। आज तो मैं हैरान हूं कि खारजा पॉलिसी का लफ्ज इन्होंने कहां से सीख लिया है, जिनके पास खारजा वजीर ही मौजूद नहीं था, जिनकी तरजीहात ही नहीं थी। कुलभूषण यादव पकड़ा जाता था तो कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया जाता था। ये बातें कश्मीर की ऐसे इस तरह कर रहे हैं जिस तरह ये कोई कश्मीर फतह करके गए हुए थे, और हमने आके कश्मीर जो है वो मोदी के हाथ के अंदर पकड़ा दिया। कश्मीर का मसले का 70 साल से पुराना कश्मीर का मसला है। इसी तरीके से आज दुनिया के साथ अगर एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ही कह सकता था। आपके दौर में तो ड्रोन हमले होते थे, आप तो जो है वो डू मोर के ऊपर नून लीग के दौर में ड्रोन हमले खत्म हो गए। नून हमले के खत्म नहीं हुए थे। नून लीग के दौर में 64 पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, नून लीग के दौर में भी 30 हुए नहीं। तो किसने मार्च किसने किया था वजीरिस्तान में? इमरान खान ने किया था। ड्रोन हमलों के बारे में बात किसने की? इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के दौर में। इमरान खान ने कहा था कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, जो आज अमेरिका भी मान रहा है, दुनिया भी मान रही है। जिन्होंने $2 ट्रिलियन वहां पे खर्च किए, जो इनके बड़े करीबी मोदी जो इनके साथ बड़ी इनकी आपस में बगलगीर हुए थे, जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के बीज बोने आए थे, वापसी पे इनके घर शादी पे रुक के गए थे और कोई फॉरेन ऑफिस का बंदा वहां पे मौजूद नहीं था, उसी मोदी ने जो है वहां पर करोड़ों अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए। आज वहां पर सफे मातम बिछा हुआ है भारत के अंदर। सबसे बड़ा लूजर दुनिया में ये कह रहा है, भारत से आवाजें आ रही हैं कि सबसे बड़ा लूजर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से मोदी निकला है, भारत निकला है। तो ना इनको फॉरेन पॉलिसी का पता है, ना उसके डायनेमिक्स का पता है, ना इनका ये कंसर्न है। इनकी फॉरेन पॉलिसी भी नवाज शरीफ है, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी वीजा एक्सटेंशन है, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो एनआरओ है। इतनी अच्छी इकोनॉमी थी तो इसहाक डार इनके अपने वजीर आजम के जहाज में मुल्क से क्यों भाग गए थे? क्यों मिफ्ता इस्माइल ने आके कहा था कि डॉलर को फिक्टिशियसली रोका हुआ था? क्यों मिफ्ता इस्माइल ने कहा था असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ब्रेक ले लो खतरे की हद तक चला गया है? पता होता नहीं है, यहाँ पर बैठ के जो एक मिनट, कोई एक बात इन्होंने की अपनी हुकूमत की और जहाज चला भाई गया, सारी हुकूमत की बातें मैंने कर दी हैं। आपको समझ नहीं आती ना। 150 का छोड़ के गए थे, 350 का, आटा 30 का छोड़ के गए के 80 का है, चीनी 50 की छोड़ के गए, आज 150 की है। और चोरी आपने की है, नलायक आप है। उसके बाद वो चला गया, जवाब दो, गरीब की रोटी छिन गई है, कश्मीर छिन गया है, इज्जत नहीं रही दुनिया में हमारी। और सिक्योरिटी काउंसिल के दरवाजे बंद है। इमरान सिक्योरिटी काउंसिल में मोदी सदर बन के बैठा हुआ है, जिसके बारे में आप एक लफ्ज नहीं बोलते। अंदर वड़ नहीं देंदा इजलास दे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਯਾਰ। मोदी के साथ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ Let me take a break. सिक्योरिटी काउंसिल का सदर है वहां पे। Let me take a break. बारे में एक लफ्ज मरियम ने नहीं बोला कश्मीर कैंपेन में, ना आरएसएस के बारे में बोला है। कहे ना तलाल साहब मरियम को कि आरएसएस को कंडेम करें, मैं ब्रेक ले लूंगा, इजाजत मोदी के मजालिम को करें। इनको जब याद आता है इमरान खान याद आता है। कल शहबाज साहब को दोबारा बुला लिया गया है नैब की तरफ से। अब क्या होगा? एक और गिरफ्तारी होने वाली है, इस पर भी बात आखिरी सेगमेंट में करेंगे। ब्रेक लेते ब्रेक वापस। वेलकम बैक नाज़रीन।
शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करेंगे कल नायब भाई? शहबाज शरीफ को नैब जाने, नैब का काम जाने, क्या एहसन इकबाल साहब के भाई को नैब का ठेके देने इख्तियार का है, वो उन्होंने किसको गिरफ्तार करना नहीं करना, यही एक्ट है वो ये जो बना के गए हैं इनके दौर के अंदर रहा है, उसी इख्तियार के पास जो है वो नैब के पास पावर्स भी हैं। अब मसला ये है कि जिन्होंने गाजरें खाई हुई हैं पेट भी तो उन्हीं का दर्द करना है ना। अगर अकाउंटेबिलिटी आज हो रही है, क्या एहसन इकबाल साहब के भाई को कोई अकाउंटेबिलिटी में हॉर्टिकल्चर देने का 535 अरब रुपया काशिफ साहब रिकवर हुआ है। पिछले जब से नैब बनी है सिर्फ 250 अरब रुपया रिकवर हुआ था। इन 3 सालों में जब ये अकाउंटेबिलिटी का सब्जेक्ट रेलिवेंट हुआ है, कमिटमेंट सामने आई है और उसके अंदर 500-550 अरब रुपया रिकवर हो गया है। अब ये लोग हैं, इनसे जब पैसे रिकवर होना शुरू होंगे तो एक स्पिलवे खुलेगा जो करप्शन के पैसों का है। ये तो छुप जाते हैं, ये तो कभी कोई प्ली ले लेते हैं, कभी कोई लूप होल के पीछे छुप जाते हैं, कभी अल्तवाओं के पीछे छुप जाते हैं, कभी वकील इनके बीमार हो जाते हैं, कभी ये बैरून मुल्क जाके बैठ जाते हैं। ये एक एक ने हिसाब देना है जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा। तलाल साहब क्विकली लास्ट आपको दे रहा हूं जवाब। कहते हैं सारों ने हिसाब देना, ये जिन्ना खादियां गाजरा टेडा चुनन उन्हां दे पीड़ है जी, पेट में भी उनके दर्द होगा ना। ये काशिफ साहब बहुत आला, जरा एक्सरे कराएं गाजरों का, यानी चीनी की गाजर का करवाएंगे तो खुसरो मुख्तियार के पेट में से 7-8 निकलेंगी, तरीन का पेट भरा होगा। अगर बीआरटी का कराएंगे तो वो परवेज खटक से निकलेगी। अगर आप सुनामी ट्री का कराएंगे इमरान खान के पेट में से निकलेगी। अगर आप आटा चोरी का कराएंगे पीटीआई निकलेगा, चीनी चोरी कराएंगे पीटीआई की गाजरें निकलेंगी और ताडे अंदरों ते गाजरों का गोदाम निकल आना और इंशाल्लाह ताला निकलेगा। और ये ना समझे कि ये माफ हो जाएंगे, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये वाली नैब इसका तो इख्तियार ही नहीं है, इसका इख्तियार ही सिर्फ ये अपोजिशन को पकड़ना। मुझे ये बता दें, हेलीकॉप्टर केस, बीआरटी, मालम जब्बा, आटा चोरी, चीनी चोरी, क्यों चोरी, तेल चोरी, दवाइयां चोरी, कोई एक गिरफ्तारी 1 रुपए की बता दे। क्या कहा ये मैं चोरियां गिनाना शुरू करूं सिर्फ ये तो नैब लाखों है निकलेंगी। शहबाज शरीफ मैं तो के सिर्फ लिए पूछ नैब रहा है, हूं नून कि लीग फ्लैट के कहां से लिए आए, नैब है ये अपोजिशन के अकाउंट में लिए। टीटियां कहां से आई, हाँ। ये जाली अकाउंट्स कैसे बन गए हैं और ये फिक्र ना पैसे करें। कहां से आ गए, उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे। जालसाजी अगर जाली मैं चीनी पे, एहतसाब है ना, आटे पे या इसका भी बाकी करप्शनों पे ये चला इख्तिताम जाऊं कर देंगे तो वो तो जैसे लाखों जाली केसेस इनके तब्दीली ऊपर का बन किया है। जाएंगे। चलें ये अब कल देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की पेशी के बाद क्या होगा। आज बात इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।